आप सभी बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का गायत्री महाविद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी के प्लांट एनाटॉमी के पेपर से टॉपिक। हम जेएनयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। इस सेकेंड पेपर के अंदर अभी तक हमने पढ़ रखा है टिश्यूज़ के बारे में सामान्य जानकारी। हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम किसी भी पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमने छोटी क्लास में 11th और 12th की क्लास के अंतर्गत डिस्कस किया था कि सबसे बाह्य सतह पर एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसमें कई प्रकार के रूम्स, हेयर, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद में गोलाकार कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना पाई जाती है जिसे हम वल्कूट कहते हैं, कॉर्टेक्स पाया जाता है। इसके बाद में सबसे केंद्रीय भाग में एक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसमें जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, पेरिसाइकिल पाई जाती है, पित्त और मेडुलरी रे पाई जाती है। ये सभी प्रकार के उत्तक तंत्र जो टिश्यू सिस्टम है वो परमानेंट टिश्यू से मिलके बने होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, स्थायी उत्तक किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो सरल उत्तक थे और दूसरे थे जटिल उत्तक। सरल और जटिल उत्तक दोनों ही मिलकर के विभिन्न प्रकार के उत्तक आपस में मिलकर के पूरे एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा रूट, शूट या स्टेम और लीफ की स्ट्रक्चर बनती है। तो जब हम तीनों ही प्रकार के पादप भाग रूट, स्टेम और लीफ की टीएस काटते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए प्रोसेस करते हैं। उस स्थिति में हमें कई प्रकार की कोशिकीय संरचना, अलग अलग परतें, लेयर्स दिखाई देती है। तो उन लेयर्स को व्यवस्थित तरीके से समझे, उत्तकों को समझे, इसीलिए हम आज इस क्लास के माध्यम से उत्तक तंत्र को पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, चाहे कोलेनकाइमा हो, स्क्लेरेनकाइमा हो या पेरेनकाइमा हो, आपस में मिलकर के किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर मिलकर के पूरे एक प्लांट पार्ट या सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे सबसे बाह्य सतह पर पाई जाती है एपिडर्मिस, उसके बाद में वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के मध्य वाला भाग होता है उसको नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और सबसे आंतरिक भाग होती है वेस्कुलर सिस्टम। तो हम आज इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मिस। सराउंडिंग लेयर होती है, सबसे बाह्य परत होती है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है। वो कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, उसके ऊपर कौन कौन से प्रकार की विभिन्न संरचनाएं विकसित होती है, इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम ग्राउंड टिश्यूज के बारे में। और फिर डिस्कस करेंगे हम वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो केंद्रीय संवहनपुल होता है, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल के रूप में जाना जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज का ये टॉपिक। और आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे एपिडर्मिस और उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न संरचनाएं। इस एपिडर्मिस के संदर्भ में जो मुख्य बात करेंगे वो एपिडर्मिस होती क्या है, इसकी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका फंक्शन कैसा होता है और इसका इवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन क्या होता है। हालांकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत इवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन टॉपिक नहीं है तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एपिडर्मिस को पूरे इन 3 टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। एपिडर्मिस है क्या? तो एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट सेलुलर लेयर which cover the whole plant structure, for example root, stem or leaf। पादप भाग के सबसे बाह्य आवरण के रूप में, सराउंडिंग लेयर के रूप में, जो कवरिंग लेयर के रूप में काम करती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं।
इस एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर होती है वो बैरल शेप होती है। बैरल शेप इस प्रकार की कोशिकीय संरचना होती है जो सामान्यतः एकल परतीय संरचना है, लेकिन इस प्रत्येक एक कोशिका के अंदर अपना स्वयं का केंद्रक है, इसलिए एकल केंद्रकीय कोशिका होती है। तो यूनिलेयर है, यूनिन्यूक्लियट स्ट्रक्चर है। इसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस, जो सबसे बाह्य परत के रूप में पादप भाग पर उपस्थित होती है। इस एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है वो सामान्यतः थोड़ी सी मोटी होती है, जबकि इनर लेयर होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। इन कोशिकाओं का आकार होता है बैरल शेप। बैरल शेप का मतलब ढोल का आकार। किनारे वाले भाग से वो पतला होगा, जबकि मध्य वाले भाग से वो मोटी कोशिका होती है। इस प्रकार की परतीय संरचना को एपिडर्मिस कहते हैं। और ये एपिडर्मिस क्या कार्य करेगी? सूक्ष्मात्मक परत के रूप में। इस एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? एपिडर्मिस जब हम ऊतक तंत्र को पढ़ रहे थे तब एपेक्स के और रूट एपेक्स के, शूट एपेक्स के कई प्रकार के हमने सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। तो जो सबसे बाह्य लेयर जब विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ऊतक विभेदन होता है, उस समय डर्मेटोजन बनता है, पेरिब्लिमा बनता है, प्लीरोम का निर्माण होता है। तो ये डर्मेटोजन से विकसित हुई संरचना होती है। सामान्य तौर पर ये एकल प्रति हैं, लेकिन कुछ अपवाद के स्वरूप में कभी कभी एकल प्रति, द्विप्रति या 3 परतों की भी होती है। सामान्यतः एपिडर्मिस की कोशिका क्लोजली पैक्ड होती है, एक दूसरे से सघन रूप से जुड़ी होती है। इनके बीच में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका के मध्य गैप, लेकिन क्लोजली पैक्ड कैसे होगी? जैसे एक सेल्स ये है, इसके जस्ट पास में दूसरी कोशिका प्रेजेंट होती है, तो इन दोनों कोशिकाओं के मध्य कोई किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। और न ही कभी एपिडर्मिस की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसका मतलब इस परत के द्वारा कभी भी फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं होता। कभी कभी जाति विशेष के अनुसार जैसे मरुस्थलीय पौधे हैं तो एपिडर्मिस की ऊपरी सतह पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और यदि वो जलीय प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, तो इस एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर वैक्स की एक लेयर होती है, और ये वैक्स की लेयर इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके साथ में यदि वो लीफ की एपिडर्मिस है तो इस लीफ की एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा पाए जाने के कारण ये गैसों का विनिमय करना, गैस एक्सचेंज करना और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए गैसों को अवशोषित करने की प्रक्रिया भी संपन्न करता है। इसके साथ में लीफ में स्टोमेटा परसेंट ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत पाई जाती है। इस एपिडर्मिस के अंतर्गत कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो नंबर पहला होता है, इसके अंदर प्रॉपर एपिडर्मिस सेल्स पाई जाती है। इसमें कुछ विशेष आकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी एपिडर्मिस के द्वारा स्टोमेटल गार्ड सेल्स विकसित होती है, और इस पर कई हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम ट्राइकोम्स के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस की जब हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल प्रॉपर सेल। ये कोशिका है जिसके द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है, मोटी भित्ति युक्त होती है और निश्चित आकार की होती है। सामान्यतः सबसे बाह्य परत के रूप में ये प्रयुक्त होती है, तो आउटर वॉल्स का निर्माण करती है। सामान्यतः सबसे बाह्य परत होने के कारण ये बाह्य वातावरण से सीधा सा संपर्कित होता है। और जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर वैक्सी या वाटरप्रूफ क्यूटिकल या फिर क्यूटीन जैसे पदार्थों का डिपोजिशन होता है। इसी डिपोजिशन के कारण इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी और मोटी हो जाती है, और मोटी होने के साथ ही ये प्रतिकूल वातावरण से पादप भाग की सुरक्षा करता है।
क्यूटीन यदि प्रेजेंट है तो ये सामान्य तौर पर मनुष्यलीय पादपों के अंदर पाई जाती है और वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया को रोकता है। यदि वैक्सी या वाटरप्रूफ क्यूटिकल प्रेजेंट है तो ये जलीय पादपों की एपिडर्मिस में पाई जाएगी और जल से पादप भाग की सुरक्षा करता है। इसके साथ में यदि लीफ की है और कभी कभी स्टेम की एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। जो वैक्स इस पादप भाग पर पाया जाता है, यदि वैक्स का डिपोजिशन है और क्यूटिन का डिपोजिशन है तो इसके संदर्भ में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वैक्स का डिपोजिशन होने पर वैक्स ग्रेन्यूल्स फॉर्म या रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, लेकिन जब इसकी सतह पर क्यूटिन का डिपोजिशन पाया जाता है तो क्यूटिन अथवा क्यूटिकल एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में पाई जाती है। तो हम इस एपिडर्मिस के बाह्य सतह पर स्थूलित संरचना जो पाई जाती है उसको हम आसानी से स्ट्रक्चर के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ये प्रकार की एपिडर्मल सेल्स जो कि एपिडर्मल का सेकंड कंपोजिशन होता है, ये विभिन्न प्रकार के पादप जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, विभिन्न प्रकार के एक बीजपत्री पादप जैसे ग्रेमिनी कुल के पादपों में इस विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके साथ साथ में ये कुछ डाइकोट प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन उस स्थिति में फाइबर के समान स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। तो इन सर्टन स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, many species of Gremini and certain dicots fiber-like epidermal cells are found in this plant. ग्रेमिनी के अंतर्गत पाई जाने वाली जो कि पादप जगत का सबसे बड़ा कुल है, इसमें लीफ की एपिडर्मिस की कोशिकाएं सामान्य से बड़े आकार की होती है, बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन बबल लाइक कोशिकाओं को बुलिफॉर्म कोशिका के नाम से जाना जाता है। बुलिफॉर्म कोशिका सामान्य एपिडर्मिस की तुलना में थोड़ी सी बड़े आकार की होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब ये क्या कार्य करेगी कि बुलिफॉर्म कोशिका है, इसको मोटर कोशिका भी कहते हैं, मोटर सेल्स भी कहते हैं। जब वातावरण के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाष्पो उत्सर्जन की दर अत्यधिक बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोनोकोटिलिडन्स लीफ होने के कारण ये आइसोबाइलेटरल प्रकार की होती है, समद्विपार्श्व होती है, इसलिए दोनों सतहों पर रंध्रों का एक समान वितरण होता है। इसके कारण वाष्पोत्सर्जन बहुत ही अधिक होता है। इस स्थिति में बुलिफॉर्म कोशिकाओं से ये लीफ को या बुलिफॉर्म कोशिकाओं के द्वारा लीफ को मोड़ करके गोलाकार कर देती है। लीफ के मुरझाने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कम हो जाती है। तो इसके फंक्शन क्या हुआ? दिस सेल्स आर कंसर्न्ड विथ ओपनिंग ऑफ रोल्ड लीफ एज इनक्लोज्ड इन बर्ड। सेकेंड है रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ मैच्योर लीव्स एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस एंड अपटेक ऑफ वाटर। जल की हानि को कम करने के लिए बुलिफॉर्म कोशिकाएं लीफ को रोल कर देती, राउंड कर देती है, और जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है उस स्थिति में ये कोशिका पुनः लीफ को सामान्य लीफ के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो बुलिफॉर्म सेल्स एक सामान्य जनरल क्वेश्चंस के रूप में होता है। लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि बुलिफॉर्म सेल्स किस प्लांट में पाई जाती है। तो मोनोकोटिलिडन लीव्स और स्पेशल टाइप्स कौन से हुए? ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत। एपिडर्मिस की जो तीसरे प्रकार की कोशिका होती है वो होती है स्टोमेटल कोशिका। स्टोमेटल जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये जो गोलाकार संरचना दिख रही है ये स्टोमेटा है। इसके पास की जितनी कोशिकाएं हैं वो एपिडर्मिस की कोशिका है। तो मूल रूप से इसकी उत्पत्ति है वो एपिडर्मिस कोशिका से ही होती है। सेकेंड डायग्राम के अंतर्गत आपको इस प्रकार के स्टोमेटा दिख रहे हैं। ये कोशिकाएं वो स्टोमेटा की कोशिका है। स्टोमेटल सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती है, गार्ड सेल्स होती हैं और दूसरी होती है साइक कोशिका या सब्सिडरी कोशिका। ये दोनों ही कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। इनको हम आसानी से एपिडर्मिस की दूसरी कोशिकाओं से हम अलग पहचान सकते हैं।
इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल की अवतल सतह होती है, पतली मोटी होती है, जबकि उत्तल सतह होती है वो पतली होती है, जिसके फलस्वरूप खुलता है तो दोनों कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र उत्पन्न होता है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को हम एक डिटेल में अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। द लीफ एंड स्टेम एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ पोर कॉल्ड स्टोमेटा। अ सिंगल होता है स्टोमा। पार्ट ऑफ स्टोमा कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए पोर सराउंडेड ऑन ईच साइड बाई क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग गार्ड सेल्स। कितने प्रकार की कोशिका होगी इसमें? 2 प्रकार की, सहायक कोशिका और गार्ड कोशिका। किसमें पाई जाती है? मुख्य रूप से लीफ की एपिडर्मिस पे पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी एपिडर्मिस पे पाई जाएगी, अपर एपिडर्मिस पे होगी या लोअर एपिडर्मिस पे होगी। तो ये डिपेंड करेगा कौन से प्रकार की स्पीसीज है। इन जनरल में डाइकोट लीफ है तो लोअर सरफेस की एपिडर्मिस में या उस पर स्टोमेटा विकसित होते हैं, लेकिन यदि मोनोकोट है तो उस स्थिति में दोनों सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रंध्रों के या स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर लीफ को हम 4 से 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे सेव प्रकार की, आलू प्रकार की, लीली प्रकार की, कुमुदनी प्रकार की इत्यादि प्रकार या पोटोमेजिटोन प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की पर्ण है वो स्टोमेटा के वितरण के आधार पर विशेष प्रकार की होती है, वो इसके आवास के आधार पर होती है, लेकिन सामान्यतः लोअर सरफेस पर या अपर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस पर छोटे छोटे रोम के समान लंबी संरचना निकलती है, इनको हम ट्राइकोम कहते हैं। और ये ट्राइकोम जैसी स्ट्रक्चर स्टेम पर और रूट पर समान रूप से पाई जाती है। रूट पे पाए जाने वाले इन कोशिकाओं को रूट हेयर कहते हैं। ये भी एक सिंगल कोशिका है और रूट हेयर जैसी संरचना है लीफ के ऊपर भी पाई जाती है और स्टेम के ऊपर भी पाई जाती है। जैसे आपने आँख की लीफ देखी होगी, उसकी ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर श्वेत रुई के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो इसके ट्राइकोम से हेयर है। ठीक इसी प्रकार के स्टेम के ऊपर भी ये स्ट्रक्चर दिखाई दे सकती है। जब इस प्रकार के ट्राइकोम जो रूट हेयर के रूप में रूट पे पाए जाते हैं और जल अवशोषण का कार्य करता है, उसको हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और ये ट्राइकोब्लास्ट रूट हेयर के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में वेयर एपिडर्मल सेल विदाउट द कैपेबिलिटी ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड ए ट्राइकोब्लास्ट। रूट हेयर की सेल्स जो रूट हेयर को डेवलप करेगी उसको नाम देंगे ट्राइकोब्लास्ट, और जो रूट हेयर की निर्मित नहीं करेगी वो ए ट्राइकोब्लास्ट। अब ये हेयर इस एपिडर्मिस पे उपस्थित होने के बाद में कार्य क्या करते हैं? तो पहला, यदि वो रूट हेयर के रूप में है तो उस स्थिति में जल का अवशोषण करते हैं। यदि वो स्टेम पर और लीफ पर है उस स्थिति में एक लेयर का निर्माण करके वाष्पो उत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को कम करता है। नंबर फर्स्ट, वाष्पो उत्सर्जन को कम। और सेकंड नंबर, बाह्य तापमान से, जो कि तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उस तापमान से पादप भाग की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइकोम रूट में है या हेयर रूट में है तो जल अवशोषण और खनिज लवण अवशोषण करेगा, लेकिन यदि वो लीफ और स्टेम पर है तो बाह्य वातावरण से सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि इस एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है। एपिडर्मिस पादप के सबसे बाह्य भाग में पाई जाती कार्य क्या है? तो नंबर पहला है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस पर पाई जाने वाली क्यूटिकल है वो पादप भाग से निष्कासित होने वाले जल की मात्रा को कम करता है, वाष्प उत्सर्जन को कम करता है, जिसके कारण लॉस ऑफ मॉइस्चर को रोकता है। जितनी मॉइस्चर कम हो रही है उसको रोकने का काम करता है। कहाँ से? लीफ के माध्यम से और स्टेम के माध्यम से। यदि
कोई ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल प्रेजेंट है तो उस स्थिति में उस क्षेत्र से सूर्य की किरण सनलाइट डायरेक्ट अंदर प्रवेशित करके मेसोफिल कोशिका तक पहुंचती है, जिसके कारण मेसोफिल कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट की सहायता से फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सकती है। तो हम सारांश में क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल है तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करती है। जैसा कि अपने डिस्कस किया कि एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है और ये स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन की क्रिया को प्रेरित करता है, गैस एक्सचेंज को बढ़ावा देता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन होगा तो जल का लॉस होगा, जल का लॉस होगा तो उसके साथ साथ एक पॉजिटिव फंक्शन भी होता है कि इस प्रोसेस के कारण लीफ का टेम्परेचर बाह्य वातावरण की तुलना में हमेशा कम रहता है। यदि एपिडर्मिस रूट की लिए बात करें तो रूट की एपिडर्मिस सुरक्षा तो कार्य करेगी, इसके साथ साथ रूट हेयर पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो जल में घुलित विभिन्न प्रकार के डिजॉल्व्ड आयन और जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों पादप भाग की सबसे बाह्य परत होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये एपिडर्मिस कैसी होती है और किन किन घटकों से निर्मित होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं और ये पादप भाग में कितने प्रकार के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। थैंक यू, नमस्कार।